Assalamu alaikum, welcome back. I'm Hussain Sajid and welcome to Programming Fundamental Tutorials और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक फर्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हमने लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main और फिर ये करली ब्रैकेट्स और उसके अंदर हमने लिखा सी आउट वेलकम टू हुसैन साजिद। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्ट में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इसका क्या मतलब है। फिर नीचे हमने ये जगह जगह जो सारा कुछ लिखा है इन सारों का मतलब समझते हैं। लेकिन मतलब चाहे आपको अभी फौरन समझ ना आए, लेकिन इतना समझ लें कि ये बेसिक प्रोग्राम है। आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो इसका चाहे आप रट्टा लगा लें तो ये आपका जो पहली लाइन है ये भी एज इट इज़ आया करेगी, ये यूजिंग नेम स्पेस std ये भी एज इट इज़ आया करेगी, इंट मेन ये भी एज इट इज़ आएगी और ये ब्रैकेट्स भी आएंगे। ब्रैकेट के अंदर वाला कोड हमेशा डिफरेंट हुआ करेगा। तो आप एक किस्म का अभी के लिए जस्ट लाइक के आप समझ लें कि एक रट्टा लगा लें, इसको याद रख लें। इट्स जस्ट लाइक अ लाइन ऑफ फेथ कि जिस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनका सबूत तो नहीं होता लेकिन हम उनको ईमान की बुनियाद पर मान रहे होते हैं। तो आप समझ लें कि इसको अपने ईमान का हिस्सा बना लें, प्रोग्रामिंग के ईमान का, और उसके लिए आपने इतनी लाइनों को याद रख लें। बाकी ये जो मिडल वाली है सी आउट और ये हर बारी यहाँ पर आपका प्रोग्राम जो भी नया हुआ करेगा वो आया करेगा, बाकी ने एज इट इज़ रहना है। उतने को रट्टा लगा लें फिलहाल। बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता आपको इसके साथ आप फेमिलियर होते जाएंगे प्रोग्रामिंग के साथ, तो बहुत सारे जो आपने रट्टे लगाए होते हैं ना वो क्लियर होते जाते हैं। चलें जी आगे बात करते हैं। तो स्टार्ट में लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, ये बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर के अंदर जो कंपाइलर होता है उसको ये बता रहा होता है कि कोई आगे एक फाइल मैंने लिखी है उसको इंक्लूड कर लो। ठीक है। और यहाँ पर हमने जो पिछला प्रोग्राम लिखा है इधर हमने लिखा ना हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, तो वो जो फाइल है यहाँ पर हमने उसका नाम आयोस्ट्रीम रख दिया है। और कंप्यूटर को पता है ये कहाँ पर पड़ी होगी, तो वो खुद से उसको कंपाइलर के थ्रू वो इंक्लूड करवा देगा। फिर आगे हमने लिखा आयोस्ट्रीम, तो ये बेसिकली ये वो फाइल का नाम है जिसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा सेव है। सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं। लाइब्रेरीज क्या होती हैं कि लाइब्रेरीज के अंदर बने बनाए फंक्शंस होते हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ जो काम हम कर रहे थे उसका मतलब और उसका कोड और उस काम को कैसे करना है वो सारा कुछ लिखा होता है। हमारे प्रोग्राम के अंदर हम जस्ट किसी फंक्शन का नाम लिखते हैं और वो काम कर देता है। जिस तरह आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, आप 2+3 लिखते हैं। अब प्लस का मतलब क्या है, हमने तो वैसे रखा हुआ ना कि ये दो नंबर्स को ऐड कर देता है। वो कैसे करता है, वो जो कैसे करता है वो किसी न किसी फाइल के अंदर कंप्यूटर में सेव है। इटसेल्फ कंप्यूटर एक बुत है, उसको कुछ नहीं पता उसके अंदर जो आप सेव करेंगे उसने वो वाला काम परफॉर्म करना है। तो इसी तरह से आयो स्ट्रीम हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपने एक पूरा का पूरा जो सी लैंग्वेज की तरफ से प्रोग्राम्स डिफरेंट बनाकर इसके अंदर सेव करके रख दिए गए हैं। फिर हमने नीचे देखा उधर लिखा हुआ मेन। मेन बेसिकली इसके आगे ब्रैकेट है, तो एक तो ये निशानी याद रखें, कोई भी वर्ड लिखा होगा, चाहे आप मेरा नाम हुसैन लिखा है या कुछ और लिखा है और उसके आगे ये छोटी ब्रैकेट्स हैं पैरेंथेसिस या जिसको आप छोटी ब्रैकेट्स कहते हैं, तो इसका मतलब ये कोई ना कोई फंक्शन है। और फंक्शन किसको हम कहते हैं, जो कोई ख़ास काम कर रहा होता है। तो ये वो मेन फंक्शन है जहाँ पर आपका सारा का सारा जो कोड है वो लिखा जाता है। और जो भी आपका कोड चलता है और जो भी आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है सी लैंग्वेज के अंदर वाला, वो सारा का सारा मेन के अंदर से परफॉर्म कर रहा होता है। ये उसका प्ले ग्राउंड होता है जहाँ पर आकर उसने प्ले करना होता है और हर काम इसी के अंदर होता है। फिर आगे आपके पास आती हैं ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स। इनको आप ब्रेसिस भी कहते हो। ये जहाँ पर करली ब्रैकेट स्टार्ट है इसका मतलब यहाँ से कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट हुई है और जहाँ पर करली ब्रैकेट एंड है वहाँ पर वो एंड हुई है। तो कोई ख़ास किस्म का कोड का एक ब्लॉक होता है, तो वो भी जो होता है वो हम इस करली ब्रैकेट के दरमियान में लिखते हैं ताकि पता चलता है अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ही तरह का कोड है, तो उनको भी हम करली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। आगे फिर हमारे पास आता है सी आउट। सी आउट बेसिकली क्या है कि ये एक आउटपुट स्ट्रीम है जो सी और सी प्लस प्लस के अंदर होती है। अभी स्ट्रीम को समझना आपके लिए तो मुश्किल है, अभी हम ये आगे जाके आपको फर्दर क्लियर होगा। अभी आप समझे कि ये डोर है, एक दरवाजा है जिसके थ्रू आपने किसी जगह पर एंटर होना है। तो डेटा जो है इस स्ट्रीम के थ्रू जो है वो ट्रांसफर करता है
सी आउट करता क्या है कि एक स्ट्रीम है, एक डोर है जो डेटा को पकड़ता है, उसको लेके चला जाता है और आउटपुट की तरफ भेज देता है। अभी आप समझे कि वो मॉनिटर है आपके पास, तो वो आपके पास जो डेटा होगा सी आउट उसको पकड़ेगा और जाकर स्क्रीन के ऊपर विजिबल करवा देगा, शो करवा देगा। एक्सक्यूज मी। तो जितना भी आपका जो डेटा होगा वो जो स्क्रीन पर आपको नजर आएगा सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स के अंदर, वो सी आउट के जरिए नजर आएगा। अगर आपने सी आउट नहीं किया हुआ तो वो प्रोग्राम, वो डेटा आपका, या वो जो भी इंस्ट्रक्शन, जो काम आप करवाना चाह रहे हैं, वो स्क्रीन पर कभी भी नजर नहीं आएगा। फिर आपके पास आगे आता है ये लेस देन के साइन, 2 बार लेस देन लेस देन। ये क्या करता है, ये डायरेक्शन बता रहा होता है डेटा की। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है और इसके लेफ्ट साइड पे लिखा होता है सी आउट, और फिर ये लिखा होता है, मतलब राइट साइड पे जो भी आपने लिखा है उसको ये पकड़ेगा और सी आउट के पास भेज देगा। और सी आउट का काम क्या है, जो भी उसके पास आएगा वो उसको ले जाकर स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल करवा देगा। जो प्रोग्राम आप रन करेंगे उसकी एक आउटपुट आएगी, और वो जो आउटपुट होगी वो आपके पास स्क्रीन पर नजर आएगी। फिर आगे हम बात करते हैं कि इसके आगे राइट साइड पर जो डेटा लिखा होता है वो डबल कोटेशन के अंदर लिखा होता है। राइट साइड पर जो डेटा होता है वो डबल कोटेशंस के अंदर लिखा होता है। और फिर आप उस डबल कोटेशन के अंदर जो डेटा लिखा है वो एज इट इज जैसे ही पकड़ता है, वो एज इट इज उसको स्क्रीन पर लिख देता है। और डबल कोटेशन के अंदर जो भी डेटा होता है उसको हम करेक्टर स्ट्रिंग कहते हैं। ये मैंने लिखा है वेलकम टू हुसैन साजिद, ये क्या है, करेक्टर स्ट्रिंग है। और डबल कोटेशन वाली जो लाइन को अगर आप सी आउट करोगे तो वो जैसे आप डबल कोटेशन के अंदर जो वर्ड लिखोगे सेम टू सेम स्क्रीन पर नजर आएगा। चाहे आप इसमें कुछ भी लिख दो, किसी की तारीफ कर दो, किसी की बुराइयां लिख दो, या कुछ भी आप लिख दो, वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है कि डबल कोटेशन के राइट साइड पे लिखा होता है, तो वो जो भी डेटा होगा वो सी आउट के पास जाएगा और सी आउट उसको स्क्रीन पर शो करवा देता है। फिर आगे एंड पे आता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या होता है कि ये बताता है कि ये जो लाइन है, इस ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे हर लाइन को हम एक स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये जो सेमी कॉलन है ये बताता है कि वो आपके पास खत्म हो गई है स्टेटमेंट। और अगर आपके किसी लाइन के एंड पर सेमी कॉलन मिसिंग है तो आपका एरर आ जाएगा। एक से ज्यादा भी आप सेमी कॉलन लगा सकते हैं लेकिन वो यूजलेस है। जब एक बार आपने सेमी कॉलन लगा दिया तो इसका मतलब है ये लाइन यहाँ पर खत्म हो गई है। और अगर आप उससे ज्यादा टाइम लगाओगे तो वो उसका फायदा नहीं है। और सम टाइम क्या होता है कि कंपाइलर कंफ्यूज होकर आपको एरर भी दे सकता है। और चीज, कुछ लाइनें ऐसी होती है जिन पर अकेला सेमीकोलन लिखा होता है सी आउट, और आगे वो अकेला लेस देन और फिर सेमीकोलन। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग्स भी हम बोलते हैं, नल स्ट्रिंग भी बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास वेरिएबल। जब आप प्रोग्राम चला रहे होते हो तो आपके पास मुख्तलिफ तरह का डेटा आता है। उस डेटा को आपने स्क्रीन पर शो करवाना होता है, और उसको स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। वेरिएबल जो हैं ये क्या होते हैं कि मेमोरी की लोकेशंस होती है कंप्यूटर के अंदर। सारी मेमोरी जो है वो मेमोरी जो होती है ना, वो डिफरेंट बॉक्सेस की तरह आप समझ लें, बॉक्सेस होते हैं डिफरेंट। जिस तरह से आपके पास लाइब्रेरी के लिए आप शेल्फ बनाते हैं तो उसके लिए क्या होते हैं, छोटे छोटे कैबिनेट्स बने होते हैं, शेल्फ बने होते हैं। हर शेल्फ के अंदर आप डिफरेंट तरह की चीजें रख सकते हैं। आपने एक बड़ा सा कपबोर्ड बनाया है, आप उसके अंदर एक बॉक्स के अंदर आप अपने जूते रख सकते हैं, एक बॉक्स में आप अपने कपड़े रख सकते हैं, एक बॉक्स में आप अपनी कोई और चीजें रख सकते हैं, किसी में आप बुक्स रख सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। तो उसी तरह से मेमोरी की लोकेशंस होती हैं जहां पर आप मुख्तलिफ तरह का डेटा सेव कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से आप समझें जिस तरह से एक पीओ बॉक्स है, पोस्ट ऑफिस बॉक्सेस होते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर आप जाते हैं तो उधर आपको मुख्तलिफ तरह के बॉक्सेस नजर आते हैं, और हर बॉक्स के ऊपर डिफरेंट लोगों का एड्रेस लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर जो एड्रेस होता है वो न्यूमेरिकल्स में होता है, मतलब नंबर्स होते हैं। नंबर में किसी का एड्रेस लिखा हुआ है 5069387432। अब इतना बड़ा इस तरह का एड्रेस है तो ये हमारे लिए ना इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस एड्रेस को, ये जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, इसको हम एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं, और नाम ऐसा होता है वो हमें समझ आ रहा होता है। और कंप्यूटर क्या करता है कि वो कंपाइलर इसके अंदर हम चूंकि यूज कर रहे होते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें सेव होती हैं, उसको पता होता है इन चीजों का,
तो वो क्या करते हैं, आपके उस नाम को, उसको पता होता है कि ये फलां वाली लोकेशन का नाम है, ठीक है। और ये जो नेम्स होते हैं, ये जो हम लोकेशंस को अपने तरफ से नाम देते हैं ताकि हम उसको समझ सकें, हमारे लिए आसानी हो, उसको हम वेरिएबल कहते हैं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के अंदर। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, इनको जब इनको आप अपनी मर्जी का नाम दे सकते हो। तो वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, करेक्टर, मतलब अल्फ़ाबेट ए टू जी से स्टार्ट होना चाहिए। और उसके अंदर आप स्टार्ट में अंडरस्कोर भी लिख सकते हो, यानी आप अंडरस्कोर ए भी किसी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप अंडरस्कोर से स्टार्ट ना करें। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सी लाइब्रेरीज जो हैं वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होती हैं, बहुत से फंक्शंस अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं। तो हो सकता है कि जो आपने जो वेरिएबल का नाम बनाया है वो किसी और के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, आपको भी कंफ्यूज कर सकता है और कंपाइलर को भी कंफ्यूज कर सकता है। लिखना गलत नहीं है, लेकिन आपने इसको अवॉइड करना है। अब वेरिएबल जो भी आपने बनाया जाता है उसका एक नाम होता है, उसकी एक टाइप होती है, उसका साइज होता है और उसकी वैल्यू होती है। नाम तो आप अपनी मर्जी से रखते हो, टाइप्स आपको गिवन होती हैं, उनमें से आपने चूज करना होता है। मसलन किस तरह का डेटा है, डेटा अल्फाबेट्स में है, क्या वो डेटा नंबर्स में है, नंबर्स में है तो क्या वो डेटा डेसिमल वाला नंबर है या रियल नंबर या होल नंबर है। डेटा या तो होल नंबर होता है या रियल नंबर होता है। होल नंबर होता है जो इशारिया का बगैर होता है, और जो रियल नंबर्स हैं वो इशारिया वाली वैल्यूज होती है, तो वो उसकी टाइप होती है। और फिर हर टाइप के हिसाब से उसका साइज होता है सी लैंग्वेज के अंदर। और वैल्यू क्या होती है, वो चीज़ जो उस बॉक्स के अंदर जो चीज़ आप रखते हो वो उसकी वैल्यू। इसी तरह वेरिएबल में जो आप स्टोर करवाओगे उस वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी। अब वेरिएबल जो होगा उसका हैविंग नेम, टाइप, साइज एंड वैल्यूज आर जस्ट लाइक एम्प्टी बॉक्सेस। अब वो एम्प्टी बॉक्सेस हैं तो वो यूजलेस हैं। तो इसका मतलब अगर हम उसको यूजफुल बनाना चाहते हैं तो हमें उन एम्प्टी बॉक्सेस के अंदर वैल्यू लिखनी पड़ेगी, कोई वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। और वैल्यू स्टोर करने के लिए हम क्या प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल्स। यानी आपने उस खाली बॉक्स के अंदर कोई चीज रखी है, एक बॉक्स है, आपने उसके अंदर कपड़े रख दिए हैं, तो अब क्या किया आपने, उस बॉक्स को कोई चीज असाइन कर दी है। तो सी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं कि आपने उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी है। जब आप लिखते हैं x इक्वल 5, तो x के अंदर बेसिकली वो 5 आ जाता है, तो इसका मतलब हमने उसको वैल्यू x को असाइन कर दी है। इन सी लैंग्वेज असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए, और वो कौन सा होता है, इक्वल टू। इक्वल टू एज असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। इसको आपने वो अलजेब्रा में जो आप पढ़ते हैं ना, x इक्वल टू का मतलब है x की जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल है। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर x इक्वल 2 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, 2 की जो वैल्यू है वो किसी मेमोरी लोकेशन में सेव है और उस मेमोरी लोकेशन का नाम x है। 2 और x एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल नहीं है। अगर आप जिस तरह मैथ में कहते हैं ना x इक्वल y, मतलब x की जो वैल्यू है वही y की वैल्यू है। ये सी लैंग्वेज में अगर x इक्वल 2 लिखा है तो इसका ये नहीं मतलब जो x की वैल्यू है वो 2 के इक्वल है। इसका मतलब है 2 मेमोरी के अंदर सेव है और उस मेमोरी का नाम आपने रखा है x। और फिर आपने वो सेव कर दिया है, अब आप जाके उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। आपके पास बॉक्स है, पहले आपने उसमें कपड़े रखे, अब आप वो कपड़े निकाल के उसमें जूते भी रख सकते हैं। इसी तरह से आपने x में 2 सेव किया था, अब आपने 10 सेव कर दिया है। अब क्या मतलब है, आपने x इक्वल 10 कर दिया, तो इसका मतलब है जो मेमोरी लोकेशन x थी वहां पर अब आपने 2 रख दिया है। तो इसका मतलब जब 2 रखेंगे तो पहले वाला 10 रखेंगे तो पहले वाला 2 वहां से रिमूव कर देंगे। एक जगह पर एक वक्त में दो चीजें आप नहीं रख सकते। अब वेरिएबल जो होते हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। होल नंबर्स हमारे पास होते हैं, उनकी 3 टाइप हम यहाँ पे यूज करते हैं, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग। ये 3 बेसिकली तो है तो सारा होल नंबर, हमने 3 में क्यों डिवाइड किया है, उसके ऊपर जिस तरह से आप जाते हो, तो शर्ट ही होती है। आपको वो स्मॉल साइज में भी मिलती है, आपको वो लार्ज साइज में भी मिलती है, आपको वो मीडियम साइज में भी मिलती है। क्यों, अब एक बंदा बच्चा है तो उसके लिए आप लार्ज साइज लेंगे तो वो बाकी उसको तो खुली हो जाएगी, उसके लिए तो वो वेस्टेज है। और इसी तरह से अगर एक लार्ज साइज का बंदा है और उसको आप स्मॉल साइज की शॉर्ट ले देंगे शर्ट, तो उसके लिए भी वो वेस्ट ऑफ द टाइम है कि वो उसके लिए तो यूजलेस है, वो उसको यूज नहीं कर सकता, उसको उसकी वैल्यू पूरी आएगी नहीं उसमें। इसी तरह यहाँ पे हमने साइज के हिसाब से इसकी सी लैंग्वेज हमें 3 टाइप्स देती है। जो इंट टाइप है इसको हम होल नंबर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इंटीजर, इसमें जो इसका साइज होता है इंटीजर टाइप का, इसको इंट कहते हैं।
लिखते इंट है, इसको बेसिकली पढ़ते इंटीजर है। और इसका बाइट जो होता है 4 बाइट में इसका साइज होता है, मतलब 32 बिट्स का वर्ड आप इसमें सेव कर सकते हो, अल्फाबेट न्यूमेरिकली सॉरी। और इसको आप इंट के साथ कहते हो। इसको जहां पर भी आपने वेरिएबल बनाना है तो आप लिखोगे इंट आई, इंट एक्स, इंट एज, इंट वाई। तो आप इस तरह से इसके अंदर लिखते हो। तो जब भी आप इंट लिखोगे मतलब आई एक मेमोरी लोकेशन है, उसका नाम आपने आई दे दिया है, और उसमें जो डेटा आएगा वो इंट टाइप का आएगा। यहाँ पे एक चीज है, जब आपने टाइप स्पेसिफाई कर दी तो अब क्या होता है कि उसमें आप इंटीजर टाइप का ही डेटा सेव करेंगे। जिस तरह से आप जाते हैं तो पब्लिक प्लेसेस के अंदर जहां पर अगर आप जाते हो, लेडीज और जेंट्स वॉशरूम सेपरेट किए होते हैं, मतलब लेडीज वाले में सिर्फ लेडीज ही जा सकती हैं, जेंट्स वाले में जेंट्स ही जा सकते हैं। उधर आप फिर मिक्सिंग नहीं कर सकते जब आपने सेपरेट कर दिया। उसी तरह से डेटा टाइप जब आप स्पेसिफाई कर देते हो तो इंट टाइप का जो डेटा है उसमें इंट ही जाएगा। अब आप इसमें इशारिया वाली वैल्यू सेव करेंगे भी तो वो इशारिया वाली को इग्नोर कर देगा और इशारिया वाले से पहले वाली सेव करेगा। इस तरह से आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं इंट एक्स, इंट वाई, इंट जी, तीन डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इसको आपने तीन वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करने थे। इसको हम वेरिएबल को डिक्लेयर करना भी कहते हैं। जब आप उसकी टाइप स्पेसिफाई करते हो कि ये किस टाइप का वेरिएबल होगा तो इसको हम वेरिएबल को डिक्लेयर करना कहते हैं। तो मैंने तीन लाइनों में तीन डिफरेंट वेरिएबल बनाए। आप इसको एक लाइन में भी बना सकते हो। कैसे? आप ये देख सकते हो इंट एक्स वाई जी। जब आपने मल्टीपल वेरिएबल्स एक लाइन में बनाने होंगे तो उसके बाद हर वेरिएबल के बाद आपको कॉमा लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, उनकी टाइप सेम होनी चाहिए। अगर एक इंट है दूसरा शॉर्ट है, उसको आप एक लाइन में इस तरह से नहीं बना सकते। फिर अभी आपने पढ़ा कि सेमीकोलन जो वो एंड ऑफ द स्टेटमेंट होता है। तो आप इंट एक्स सेमीकोलन, इंट वाई सेमीकोलन, इंट जी सेमीकोलन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब सिंगल लाइन नहीं है, ये एक्चुअल में तीन डिफरेंट लाइन है। जिस तरह से आपने ये ऊपर टॉप में देखा कि इंट एक्स एक लाइन में, इंट वाई दूसरी लाइन में, इंट जी तीसरी लाइन में है, ये वाला सिंगल लाइन है। ये जो हमने इंट स्पेस एक्स कॉमा स्पेस वाई कॉमा स्पेस जी और फिर सेमीकोलन लिखा, सेम टाइप का डेटा था, सेम टाइप के वेरिएबल्स थे, तो हमने तीन बार अलग अलग इंट लिखना मुनासिब नहीं समझा, हमने एक साथ लिख दिया। तो ये भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने इंट एक्स तीन वेरिएबल बनाए, फिर इनके अंदर एक्स में मैंने 5 सेव कर दिया, वाई में 10। इसका क्या मतलब है? एक मेमोरी लोकेशन है जिसके ऊपर लेबल एक्स का लगा है, उसमें आपने 5 सेव किया। एक मेमोरी लोकेशन है उस पर वाई का लेबल है, उसमें 10 है। फिर आपने जो तीसरा वेरिएबल है जिसको आपने जी का नाम दिया है वो इक्वल है एक्स प्लस वाई। तो ये करेगा क्या? एक्स की जाएगा वैल्यू पकड़ेगा, वाई में से जाके वैल्यू पकड़ेगा, दोनों को प्लस करेगा और लेफ्ट वाले साइड पे जो जी है उसमें वो सेव कर देगा। फिर दूसरी डेटा टाइप आती है शॉर्ट। ये भी इंटीजर होता है, लेकिन इसके अंदर आपने 5 का एक नंबर सेव करना है, 10 सेव करना है, 20 सेव करना है, ये छोटा नंबर है। तो इसके लिए आपको 4 बाइट का लंबा यानी 32 बिट्स का मतलब है 32 वन जीरोस। तो इतना लंबा डिजिट तो नहीं होता हमारे पास ये 2 4 6। तो अगर एक है वो 3 बिट में कवर हो जाता है, ये 4 बिट में या 5 बिट में। तो उसके लिए आप एक इंट डेटा टाइप लेंगे तो वो वेस्ट ऑफ द टाइम है, बाकी जो उस बॉक्स के अंदर जगह है वो खाली रहेगी। सो उसके लिए हम शॉर्ट डेटा टाइप भी यूज करते हैं, और ये 2 बाइट्स का डेटा, 2 बाइट्स की ये स्पेस कवर करता है। जबकि इंटीजर जो था वो 4 बाइट होता है। लेकिन अगर नंबर बहुत बड़ा है, होल नंबर है, तो फिर उसके अंदर आप लॉन्ग डेटा टाइप लेंगे, यानी इंट एक्स की बजाय आप लॉन्ग एक्स लेंगे, और उसकी इक्वल आप ये वैल्यू देख सकते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू हमने इसमें सेव की है। फिर दूसरे आते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? कि जो इशारिये वाली होती हैं। जिस तरह से अभी हमने देखा इंटीजर होल नंबर होते हैं जो इशारिये के बगैर होते हैं, उसमें हमने देखा कि एक छोटा नंबर होगा तो हम वो शॉर्ट में लेंगे, मीडियम साइज का नंबर होगा तो वो इंट में आएगा, बड़े साइज का नंबर होगा तो लॉन्ग में आएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या है, नॉर्मल साइज का जो होता है वो फ्लोट में जाएगा। बहुत बड़ा नंबर है इशारिया में तो उसको आप डबल में लेके जाओगे। आप अगले ये स्लाइड पे देख सकते हैं कि x के अंदर 12.35 है तो इसको हमने फ्लोट दिया तो ये 4 बाइट में जाएगा, लेकिन ये एक बड़ा नंबर है। नीचे वाला y इज इक्वल टू 345624.861426, तो एक लंबा नंबर है, इसको आप 8 बाइट का साइज देंगे। फिर थर्ड डेटा टाइप आगे आती है करेक्टर। अल्फाबेट्स आपने सेव करने होते हैं, उसके लिए करेक्टर डेटा टाइप आती है। ये भी हमारे पास जो है, इसके अंदर हम डिफरेंट करेक्टर्स को सेव करने के लिए
यूज कर सकते हैं। x इज इक्वल टू a है, तो मैंने लिखा है द करेक्टर वैल्यू इन x इज। अब ये यहाँ पर आपने देखा मैंने करेक्टर स्ट्रिंग बनाई, हमने स्टार्ट में इसको डिस्कस किया था, और नीचे मैंने सी आउट किया है x को, तो ये x क्या था, हमारा एक करेक्टर वेरिएबल था, तो यहाँ पर x डिस्प्ले नहीं होगा, ये उस x की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा हमारे पास। फिर आगे लास्ट हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्या होते हैं, मैथ के अंदर आपने पढ़ा होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आप चीज़ों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से करेंगे। आपने दो नंबर्स को ऐड करना होगा तो आप उनमें लिखेंगे x प्लस वाई, उनको माइनस करना होगा तो हम लिखेंगे x माइनस वाई, उनको मल्टीप्लाई करना होगा तो x स्टेरिक वाई, और डिवाइड करना होगा तो x स्लैश वाई, ये डिवीजन का साइन। एक और है इसमें मॉड्यूलस का साइन हमारे पास आता है, ये परसेंटेज का जो साइन है, यानी आपने 5 को 2 पे डिवाइड करते हो, 2 2 4 होता है, 1 रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर को सी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में इंशाल्लाह जरूर करेंगे। आखिरी जो इसमें हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस आपने देखा होगा ना, फेसबुक पर अक्सर आप देखते हो 5 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 7 माइनस 0 प्लस फलां माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह से इकट्ठी चीजें लिखी होती है और कहा जाता है इतने जीनियस हो तो बताओ ये इसका आंसर क्या आएगा। तो क्या है कि कौन सा ऑपरेटर को पहले आपने पहले प्लस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड या क्या करना है, इसे हम प्रेसिडेंस कहते हैं। तो सी लैंग्वेज में अंदर क्या है कि वो पूरे रो के अंदर देखेगा, पूरी एक लाइन में पहले सबसे पहले वो ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, सेकंड नंबर पे वो देखेगा मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस को। लेकिन अगर एक ही लाइन में दो बार मल्टीप्लाई भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, मॉड्यूलस भी आ गया, तो फिर क्योंकि इनका तो सेम लेवल है, तो फिर वो देखता है लेफ्ट टू राइट, जो पहले मल्टीप्लाई आया तो वो मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड आएगा डिवाइड, रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर, लास्ट में वो प्लस और माइनस करता है। और अगर प्लस माइनस एक साथ आ गए हैं तो फिर भी वो लेफ्ट टू राइट देखेगा, जौन सी चीज पहले आएगी उसको वो पहले कर देगा। तो ये थी हमारी प्रेसिडेंस एप्लीकेशन। फिर उसके बाद हमारा ये आज के लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के अंदर हम काफ़ी सारे इसके प्रोग्राम्स करेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे पूछ भी सकते हैं, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए आज के लेक्चर के तो आप वो भी मुझे फेसबुक के ऊपर मुझे टेक्स्ट करके ये मंगवा सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।